हेलो एवरीवन। आज से हम आपके जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी पोर्शन है वो शुरू करने वाले हैं। और आपको पता है कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर है जूलॉजी में केवल एक पेपर आपको देना है जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और इसमें भी आपके सारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। पहले तो जितना भी आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं ये हम जान ले कि भाई इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बेसिकली हमको पढ़ना क्या होता है। ज्यादातर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेटा आता है, टर्म्स बहुत ज्यादा इंक्लूडिव है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना आपके इकोलॉजी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादातर आपके टर्म्स ही होते हैं जैसे आर सिलेक्शन हो गया, के सिलेक्शन हो गया, ये सारे अब देखिए टर्म है। बायोटिक कंपोनेंट हो गए, ए बायोटिक कंपोनेंट हो गए, आपको याद रखना है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का क्या मीनिंग होता है, इकोलॉजी को क्या कहते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, किसने टर्म दिया था, ये सारी चीजें क्या है आपके इंक्लूडिव है आपके इकोलॉजी से। ठीक है, तो जब हम इकोलॉजी अगर एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में यही सारे क्वेश्चन यही से फ्रेम होता है। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट उठा के दे देगा, आपको चीजें जो है फैक्ट बेसिस पे दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म किसने दिया था, इसका मतलब क्या होता है, तभी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये तो होता है। और आपको ज्यादा सबसे ज्यादा इकोलॉजी में क्या होता है, आपको लर्न करना होता है। जितना आप याद कर लीजिए, जितना आप चीजों को याद कर लीजिए उतना जरूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट समझे, इसके बाद उसको याद करना शुरू करिए। ये आपके इकोलॉजी पोर्शन को जहां तक मैं समझती हूँ तैयार करने का तरीका होता है। और जब स्पेशली जब एमसीक्यू की बात करते हैं तो वहां पे तो फिर आपको एक तो तैयार भी करना है, दूसरा आपको दिमाग में रखना है, चीजें याद होनी चाहिए कि मुझे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो केवल एक पेपर है, इसमें 4 यूनिट है और चारों यूनिट को हम लोग एक एक यूनिट करके उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, उस पर एमसीक्यू लगाएंगे। इस तरह से हम लोग आज से आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसको शुरू करना यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो तो आपका फर्स्ट यूनिट है, सबसे पहला यूनिट है इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन है। ठीक है, इकोसिस्टम अलग है टॉपिक। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंक्लूडिव टॉपिक है और पॉपुलेशन अलग है। अब देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं इकोसिस्टम के, ये सारे टॉपिक हैं। पॉपुलेशन में केवल आपको ग्रोथ और पॉपुलेशन में क्या क्या पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है उस तरह से देखना है। आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वगैरह आपके पॉपुलेशन के टर्म में मिलते हैं, तो यहाँ ये देखेंगे हम लोग। फिर एक लॉजिस्टिक होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, इसके बाद रेगुलेशन में आपका एरिया है या फिर आपके रिसोर्सेज हैं, कितने अवेलेबल है कितने नहीं, ये पॉपुलेशन के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम में क्या क्या टॉपिक आता है, एक तो पहले इकोलॉजी आता है, इसका डेफिनेशन। ठीक है, इकोलॉजी की हायरार्की क्या क्या होती है ये हमको पढ़ना है। बहुत छोटे छोटे और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और स्पेशली आपको आप देखेंगे आपके 12th के बुक से भी आपको हेल्प करेगा। और इसके बाद मतलब ग्रेजुएशन के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वहां तो ऑब्वियसली ब्रॉड लेवल होता है, आप 12th को ही केवल एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर इकोसिस्टम, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, फिर कितने टाइप के होते हैं जिसमें टेरेस्ट्रियल ये एक्वेटिक सारे आते हैं। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चरल इनके जो कंपोनेंट होते हैं जैसे बायोटिक के बायोटिक कंपोनेंट वगैरह होते हैं जिसमें हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। इकोसिस्टम के फंक्शन में क्या क्या होता है, आपका एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो मतलब आपके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में, फिर उसके टॉप कंज्यूमर्स में किस तरह से एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, इसकी हम लोग बात करते हैं। फिर एक होता है आपका बायो जियो केमिकल साइकिल। तो ये क्या होता है कि आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके केमिकल्स के जो साइकिल हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, आपका हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये किस तरह से मेंटेन हो रहा है, फास्फोरस है, ये सारी चीजें किस तरह से आपके इकोसिस्टम में मेंटेन होती हैं, कैसे आपके नॉन लिविंग से लिविंग कंपोनेंट्स की तरफ वो मूव कर रही हैं, ये आपका आपके बायोजियो केमिकल साइकिल में आता है। ठीक है, स्पेशली हम लोग नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, 3 साइकिल्स में डिस्कस करेंगे जो आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका टॉपिक लेवल आता है। टॉपिक लेवल आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, कि और इसके बाद जिसमें एक फूड चेन है और फूड वेव है, ये भी आपको पता होगा। देखिए फूड चेन में तो हमको पता है कि किस तरह से आपके ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब कि कौन किसको खाएगा, जैसे आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स जितने भी होते हैं उनको हर्बीवोर्स खाते
खाते हैं, फिर हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, फिर उनके टॉप कार्निवोर्स खाते हैं। इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। फिर फूड वेव, बहुत सारे जब फूड चेन एक साथ इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, उनके नेटवर्क को बोलते हैं फूड वेव। ट्रॉपिक लेवल में वही आपके जितने भी मतलब प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, ये आपके डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स है, ये इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स है, ये आपको पता होगा। पॉपुलेशन में आपके ग्रोथ और रेगुलेशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो पहला आपका टॉपिक है इकोलॉजी, और इसका डेफिनेशन, इसके हायरार्की क्या होती है। सो स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी जो है, जब हम बात करते हैं, इकोलॉजी अलग है, इकोसिस्टम अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। पहली चीज, इकोलॉजी अलग है और इकोसिस्टम अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। इकोलॉजी क्या होता है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम लोग पढ़ते क्या है, इंटरेक्शन पढ़ते हैं। किसके इंटरेक्शन को, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब कि आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम हैं, ह्यूमंस है, हम किस तरह से, और लिविंग में आपके प्लांट एंड एनिमल दोनों आते हैं, आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, इकोलॉजी में ये भी होता है कि प्लांट इकोलॉजी किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इन्वॉल्व होती है या किस तरह से इंटरैक्ट करती है, और एनिमल की जो इकोलॉजी होती है वो किस तरह से आपके एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है। दोनों अलग अलग पार्ट है, बट इकोलॉजी क्या है, स्टडी है किस तरह से लिविंग जो आपकी सिस्टम है वो आपके एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है, ये आपकी इकोलॉजी बोलती है। तो कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट इकोलॉजी, एनिमल इकोलॉजी, यही आपका क्या है, इकोलॉजी में आता है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ आपके कह सकते हैं इकोलॉजी है, ठीक है। अब जो आपके फादर रहे हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया में, वो कौन है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, प्रोफेसर आर मिश्रा है ये, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत है, आर मिश्रा है आपके। 1866 में आपके जो इकोलॉजी का टर्म था अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईयर याद रखेंगे, 1866 में अर्नेस्ट हैकल जो थे, इन्होंने टर्म दिया था, इकोलॉजी का जो टर्म था ये पॉइंट किया था, और ये थे कौन, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इसके बाद एक और आपके रिटर है, 1865 में बोला गया है कि इन्होंने इकोलॉजी दिया गया है, बट ये आपके सेकेंडरी है, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा। अगर आपके अर्नेस्ट हैकल ऑप्शन में दिया होगा कभी भी कि टर्म किसने कॉइन किया था आपका इकोलॉजी, तो आपको केवल और केवल अर्नेस्ट हैकल को ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो हैकल थे, उन्होंने क्या बोला, इकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया कि ये एक रिलेशन है एनिमल का, ठीक है, एक एनिमल का, उसका ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ। जब ऑर्गेनिक की बात हम लोग करते हैं तो आप ऑर्गेनिक में जितने भी वेजिटेशन आते हैं, ठीक है, जितने भी वेजिटेशन आते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया या फिर फूड हो गया, उसकी बात हम लोग करेंगे। और इनऑर्गेनिक में आपके मिनरल कंपोनेंट्स जितने आते हैं, उनके साथ एनिमल किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, ये आपका बोले थे, हैकल बोले थे। इसी के रिलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो इकोलॉजी के पार्ट में या जो आपका है, ये चीजें हम लोग समझते हैं, देखते हैं कैसे प्लांट और एनिमल एक दूसरे, मतलब एक दूसरे से नहीं, स्पेशली अपने एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, ऑडम थे, इन्होंने भी यही बोला कि इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेचर, ठीक है, कि आप नेचर के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। इसके प्लांट और एनिमल, स्पेशली नेचर में आपके क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल होते हैं, इन्हीं के हम लोग किस तरह से, इनका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से ये फंक्शन करते हैं, इसी को समझते हैं, ये ऑडम ने बोला था। तो इस तरह से आपके इकोलॉजी का जो टर्म है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन कर रखा है, ठीक है। वैसे ही मैकनॉटन और वॉल्फ ने बोला 1979 में कि इकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। लगभग सबका एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है, बस कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम है सबका कि भाई इन्वायरमेंट में किस तरह से आपके प्लांट और एनिमल किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ, इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी के स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। अब नाउअडेज इकोलॉजी इज आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। देखिए इकोलॉजी को बहुत सारा टर्म दिया गया है, पहला ये याद रखिएगा एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अभी आपको बहुत सारे ऐसे टर्म आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे टर्म, इकोलॉजी को अलग अलग टर्म से बुलाया गया है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी अलग नहीं है। इसका मतलब हम ये कह
सकते हैं कि इकोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में जानना जरूरी है, या फिर आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आपका इकोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है, या इकोलॉजी से पूरी तरह से रिलेट करता है, ठीक है। द फर्स्ट जनरल वर्क डिवोटेड टू द इकोलॉजी वाज डेनिस एक जगह का नाम है, वहां के एक बॉटनिस्ट है जिनका जॉनसन वार्मिंग नाम है, ठीक है। इन्होंने जो है आपका सारा इकोलॉजी के ऊपर सबसे पहले इन्होंने वर्क करना शुरू किया था, इसको एक्सप्लेन किया, इसको समझना शुरू किया, इसको बताना शुरू किया, ठीक है। वार्मिंग ने बोला कि आपका जो क्या होता है, आपके जितने भी प्लांट और एनिमल है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। स्टडी कितना किया, 3 साल इन्होंने स्टडी किया, ठीक है। आपके सारे जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स हैं, वेजिटेशंस हैं, इस पे स्टडी किया। इसके बाद उन्होंने बताया भाई कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे के बहुत क्लोज रिलेशन मतलब रिलेशन में है और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड है। प्लांट और एनिमल, आपको पता है कि प्लांट और एनिमल क्यों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम कहते हैं कि प्लांट से हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन प्लांट भी अपना जो फूड बना रहा है वो कैसे बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका मैक्सिमम पार्ट आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रिलीज होता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेसेसरी पार्ट है, और वो भी आपको कहाँ से मिल रहा है, आपके जो एनिमल पार्ट से है। ये चीजें आपको जो प्लांट्स को है मिल रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि विदाउट प्लांट हम नहीं जिंदा रह सकते हैं, तो हमारे बिना प्लांट का भी सर्वाइवल मुश्किल ही होगा, ठीक है। वो अलग की बात है कि हम अपने डेवलपमेंट के लिए कर क्या रहे हैं कि प्लांट्स के नंबर्स को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को प्रॉब्लम होगी, बट आपका एक चीज ये है कि आपके जो प्लांट होते हैं वो हम पे हमारे ऊपर भी डिपेंड है, ठीक है। हम ही केवल प्लांट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। इसके बाद आपका जो इकोलॉजी है, एनिमल इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी, ठीक है। पहले तो एनिमल इकोलॉजी आया था, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एनिमल इकोलॉजी आपका क्या हुआ था, लेटर पहले आपका एनिमल प्लांट इकोलॉजी आया था, फिर एनिमल इकोलॉजी आया था, ठीक है, सॉरी। इसके बाद आपका एक जो एक अनदर साइंटिस्ट थे, कार्ल मोबियस, ये 1877 में इन्होंने कहा कि जितनी भी लाइफ होती है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। लाइफ मतलब आपका प्लांट में भी लाइफ है, एनिमल में भी लाइफ है, और ये जो लाइफ होती है इनमें चीजें कुछ तो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक 1 लाइन स्टेटमेंट है कि लाइफ हैविंग समथिंग इन कॉमन, ठीक है। अब देखिए इकोलॉजी को क्या किया गया है, डिवीजन कैसे किया गया है, इकोलॉजी को डिवीजन किस तरह से किया गया है कि मतलब डिवाइड किस तरह से किया गया है, कैटेगराइज किस तरह से किया गया है। पहला एक कैटेगराइजेशन है कि एक ऑर्गेनिज्म या फिर उसके एक ही स्पीसीज की जब हम बात करते हैं उसका इंटरेक्शन, और आपके जितने किसी एक एरिया में आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब एक आपका कोई ऑर्गेनिज्म है, मान के चलिए केवल ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं, मतलब जितने भी ह्यूमन के स्पीसीज हैं या ह्यूमन जितने भी हैं एक एरिया में, उनका इंटरेक्शन, ये एक अलग चीज हो गया। और एक जब हम बात करते हैं मतलब लिविंग पार्ट, जैसे कि मैं हो गई, मतलब या फिर जो ह्यूमंस हो गए, और इसके साथ साथ और अदर एनिमल्स जितने भी आप डॉग ले लीजिए, कैट ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें जो एक एरिया में जितने एनिमल हैं उनका इंटरेक्शन दोनों अलग अलग है। तो आपका एक क्या है, ऑटो इकोलॉजी है, ठीक है, जहां पे क्या होती है, व्हेन वन एनिमल और ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है, केवल एक स्पीसीज की हम बात करते हैं, आर स्टडीड, ठीक है, इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है आपका दोनों ही इंक्लूड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसे है, ऑटो इकोलॉजी इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायोटिक एबायोटिक रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब कैसे आपके बायोटिक कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो आपके प्लांट और एनिमल वाले पार्ट आ जाते हैं, इसमें आता है बायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट में सनलाइट की बात कर लिए हम लोग, सॉइल की बात कर लिए, वाटर की बात कर लिए। तो आपका एक एनिमल किस तरह से आपके बायोटिक चीजों की तरह बायोटिक चीजों के तरफ उसका इंटरेक्शन किस तरह से है, एबायोटिक चीजों के लिए उसका इंटरेक्शन किस तरह से है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन कहाँ क्या बात कर रहे हैं, केवल एक एनिमल की या फिर उस एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर्स है उनका इंटरेक्शन किस तरह से है आपके एनवायरनमेंट के साथ, इसकी हम लोग उसके रिलेशन की, इंटरेक्शन की बात करते हैं। और जो आपका सेकंड है
जिसको बोलते हैं सिंकोलॉजी। हाँ, सिंकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, इन सिंकोलॉजी व्हेन होल बायोटिक कम्युनिटी, मतलब बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग, आपके प्लांट और एनिमल दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफ एन एरिया, एक एरिया के जितने भी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स है या कम्युनिटी है उसको स्टडी कर रहे हैं। और उसका स्टडी क्या कर रहे हैं भाई, स्टडी में हम लोग उसके इंटरेक्शन की ही स्टडी कर रहे हैं, कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं उनका कैसा रिलेशन है, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के कितने ब्रांचेस होते हैं, वेरी इजी। आप यहाँ पे क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, लैंड पार्ट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है आपका, क्या मिसप्रिंट हुआ है, लैंड जो आपका पार्ट है ये आपके कहाँ जाएगा, टेरेस्ट्रियल वाले पार्ट में जाएगा। और मैराइन में हम लोग क्या करते हैं, आपके सी जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे, इनकी हम लोग जैसे मतलब सी में, मतलब समुद्र में जितने एनिमल्स आपके प्रेजेंट हैं उनका इंटरेक्शन किस तरह से है, इसके हम लोग बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके मराइन इकोलॉजी में आता है, ठीक है। और क्या होता है, हाँ, और इसमें फ्लोरा और फोना दोनों को, मतलब फ्लोरा और फोना दोनों को इंक्लूड करते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को इंक्लूड करते हैं, उनका इंटरेक्शन, उनके रिलेशनशिप्स और उनके एनवायरमेंट के साथ, मतलब सी अगर वाटर की बात करें, ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड की बात करें, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ, इसी को हम लोग जब स्टडी करते हैं। इकोलॉजी मतलब आपको पता ही है कि ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, ये बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है इसी की तो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल में लैंड को हम लोग इंक्लूड करते हैं, मराइन में हम लोग आपके सी, मराइन मतलब आपको पता ही है कि सॉल्टी आपका एनवायरमेंट हो, जिसमें 35% आप मराइन की जब बात करते हैं तो वाटर की क्वांटिटी, सॉल्टी क्वांटिटी कितनी होती है, 35 या उससे थोड़ा सा अबव होता है या लेस ही होता है, ठीक है, आसपास होता है 35% के। इसके बाद फ्रेश वाटर, अब यहाँ पे फ्रेश वाटर की जब बात करते हैं, ठीक है, तो आपके मराइन इन्वायरमेंट से अलग तो हो ही गया, तो फ्रेश वाटर में किस तरह से इंटरेक्शन रहता है। फिर आपका सेटेराइन एक आपका टर्म आता है, तो एक आपका टर्म आता है सेटेराइन इकोलॉजी। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि आपने कभी वाटर साइकिल पढ़ा होगा, ये 7th क्लास 8th के आपके पोर्शन में आपने कभी पढ़ा होगा वाटर साइकिल किस तरह से होता है। आपको पता है कि जो वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है, वही इवापोरेट होके ऊपर जाता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, क्लाउड आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, कंडेंस होके, और फिर आपके जो है अर्थ पे गिरते हैं। तो ये वाटर साइकिल जो बेसिकली होता है आपके सी वाटर से ही कंप्लीट होता है। और आपको पता है वहां पे आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज दिया है, कभी कभी हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम छोटी चीजें, हम लोग ऐसे लगता है कि बहुत, अरे इस क्लास में क्या ही दिया होगा, ऐसे हलवा है, लेकिन उसमें भी बहुत नॉलेजेबल चीज ये पता चलती है कि जितना भी आपका वाटर होता है ना, आपको ये पता भी होगा, लेकिन हम लोग फिर भी उसको क्या करते हैं ना, अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि जितने भी आपका वाटर सिस्टम होता है, जितना भी रिवर है, लेक है, और जितने भी झील का पानी हो, पौंड का, तालाब का, कहीं का भी पानी हो, कितनी भी नदी का पानी हो, ठीक है, वो अल्टीमेटली जाके आपके सी वाटर में ही मिक्स होता है, ठीक है। और एक एरिया होता है जहां पे आपका सी वाटर, ठीक है, सी वाटर और आपका फ्रेश वाटर मिलता है, और जो वो वाटर होता है, वो वाटर सिस्टम होता है, वो अलग इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसी को सेटेराइन इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब उस इन्वायरमेंट में भी जो एनिमल होते हैं उनका इंटरेक्शन उस वाटर में, या उनका उस वाटर में रहने का जो कह सकते हैं, उनकी बॉडी उसी तरह से डेवलप है कि उसी वाटर में वो रह सकते हैं, ठीक है, उसी वाटर के लिए या उसी इन्वायरमेंट के लिए वो एडेप्टेड है। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, ठीक है। तो वो जो एरिया होता है वहां पे देखिए, रिवर फॉल इनटू सी, ठीक है, कि जितने भी आपका रिवर का पानी हो गया, पॉन्ड का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, ये होता क्या है, सी में अल्टीमेटली जाके गिरता है। और फ्रेश वाटर और सी वाटर क्या होता है, जहां पे भी मिलता है, जहां पे भी मिलता है सम एरिया में, यही एरिया आपका क्या होता है, सेटेराइन वाटर होता है। और यहाँ के जो इस एनवायरमेंट या इस एरिया में जो इस एनवायरमेंट में जो एनिमल रहते हैं उनका भी एडेप्टेशन अलग तरीके का होता है, उनकी लिविंग का तरीका अलग होता है। तो इसको पढ़ते हैं आपके सेटेराइन इकोलॉजी में, ठीक है। इसको स्टेराइन, सेटेराइन, आप अपना एक जो भी आप टर्म, अपने अपने प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, मे बी कुड बी मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग हो, ठीक है। नेक्स्ट
हैबिटाट इकोलॉजी। ठीक है, देखो हैबिटाट इकोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनके जो रहने का जितना एरिया है या जिस एरिया में वो रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, उनके लिए बॉडी एडेप्टेड होती है, ये हमको पता है। एडेप्टेशन, इस एक टर्म एडेप्टेशन आता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बॉडी का एडेप्टेशन इस तरह से है। अब हम कहते हैं ना कि आपके जो बर्ड्स है या फिश है, एक्वेटिक एनिमल्स आपके किस तरह से एडेप्टेड है पानी में रहने के लिए। हमें पानी में छोड़ दिया जाए तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास ना गिल्स है, ठीक है, तो ना स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है, तो हम नहीं रह सकते पानी में, क्योंकि हमारी बॉडी का एडेप्टेशन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी का एडेप्टेशन ऐसा नहीं है कि बर्ड्स की तरह हम भी उड़ जाए। हमारा बोन हल्का नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूमेटिक बोन नहीं है, हॉलो बोन नहीं है हमारे पास, या विंग्स नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है हमारे पास। तो ये एडेप्टेशन आपके अलग अलग तरीके के हैं। आपके एनवायरमेंट में एनिमल्स ने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर दिया है, या ये कह लीजिए नेचर ने इस तरह से गिफ्ट किया है कि वो केवल आपके क्या हो सकते हैं, केवल वाटर में ही रह सकते हैं, केवल आपके एयर में ही रह सकते हैं। हम लोग केवल टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, तो हम लोग उड़ नहीं सकते हैं, पानी में नहीं रह सकते हैं। तो ये एडेप्टेशन अलग अलग है, और उनके एडेप्टेशन को पढ़ना, उनके कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, ये आपका हैबिटाट इकोलॉजी में आता है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव इज कॉल्ड हैबिटाट। जहां भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है, जहां भी रह रहा है, उसी को हम लोग हैबिटाट बोलते हैं। एवरी हैबिटाट हैज स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फीचर, और हर एक हैबिटाट का एक अलग तरीके का जियोग्राफिकल फीचर होता है। ठीक है, जहां भी वो हैबिटाट है, मतलब कहीं पानी वाला है ना, कहीं लैंड है, तो ये डिफरेंट हैबिटाट्स हैं। ठीक है, उनका अलग एक जियोग्राफिकल फीचर होता है, टेम्परेचर अलग होता है, किस तरह से आपके अलग अलग है ना, तो प्लांट कैसे ग्रो कर रहे हैं वहां पे, ये आपका हैबिटाट आ जाएगा। उनके जियोग्राफिकल फीचर्स को, स्पेशली टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, इसी पे डिपेंड करता है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। और फ्लोरा फोना ऑफ द हैबिटाट आर अकॉर्डिंग टू इट्स जियोग्राफिकल फीचर। और भाई जैसा टेम्परेचर रहेगा, जैसा एनवायरमेंट रहेगा, हम कहते हैं डिजर्ट में कैक्टस ग्रो करते हैं, या फिर आपके जितने भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके ऊपर आपका थिक क्यूटिकल लेयर होता है, तो इस तरह से वो इवेपोरेशन को, वाटर के इवेपोरेशन को रोक रहे हैं। तो ये क्या है, आपके हैबिटाट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, किस तरह का हैबिटाट है, कैसे प्लांट्स ग्रो करेंगे। ठीक है, आपके डिजर्ट एनिमल में आप देखिए, आप जब बात करते हैं तो कैमल की बात करते हैं, उनका फिट कुछ इस तरह से आपका ब्रॉड फिट होता है कि वो सैंड पे आराम से चल सकते हैं। ठीक है, उनके पास हम्प होता है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करके, फैट ऑक्सीडेशन होता है, वाटर बहुत प्रोड्यूस होता है, तो उनको ज्यादा पानी, मतलब एक कह सकते हैं कि वो पानी स्टोरेज का एक तरीका है। ठीक है, तो जितने भी आपके हैबिटाट हैं, उनके जो एनिमल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि हैबिटाट का भी एक नेचर है, और एनिमल ने भी अपने आप को उस तरह से अडेप्ट कर लिया है। तो इकोलॉजी जहां पे हम लोग बात करते हैं कि एनिमल किस तरह से उस हैबिटाट में, और हैबिटाट कैसा है पहले ये जानेंगे, उसमें कैसे एनिमल्स रहते हैं ये जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के स्टडी को हम लोग हैबिटाट इकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखिए पॉल्यूशन इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो हमारे एनवायरमेंट में, भाई आज हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, और इसका किस तरह से हमारे फ्लोरा और फौना, प्लांट और एनिमल पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हम लोग क्या किस में पढ़ते हैं, पॉल्यूशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक है ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन का आपका इंटरेक्शन कैसे है, ठीक है, ह्यूमन का एक इंटरेक्शन कैसे है अपने इकोसिस्टम के इकोसिस्टम पे, या किस तरह से इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या किस तरह से इकोसिस्टम को यूज कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। केमिकल्स का किस तरह से इम्पैक्ट है, ठीक है, हमारे लाइफ पे या फ्लोरा फौना पे, ये आपके केमिकल इकोलॉजी में आ जाते हैं। फिर आपका पीडो इकोलॉजी, पीडो मतलब होता है आपका सॉइल। ठीक है, सॉइल में आपके क्या आ जाते हैं, जितने भी बहुत सारे ऐसे डिकम्पोजर्स हैं, अर्थवॉर्म है, ये भी सॉइल में रह रहा है भाई, तो हम कह सकते हैं कि सॉइल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर है। तो उनके सॉइल में क्या इकोलॉजी या किस तरह का इकोसिस्टम है, किस तरह के एनिमल वहां रहते हैं, ऑर्गेनिज्म वहां रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पीडो इकोलॉजी में पढ़ते हैं। पैलियो इकोलॉजी, आपका पैलियो, आपको पता है कि जब भी फॉसिल्स की जब हम बात करते हैं तो हम लोग पैलियोंटोलॉजी, ये आपका क्या होता है, फॉसिल स्टडी होता है। तो फॉसिल्स का किस तरह से इंटरेक्शन रहता है या रहा है आपके एनवायरमेंट के साथ, ये जब हम लोग बात करते हैं तो पैलियो इकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी तरह रेडिएशन इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो रेडिएशन इकोलॉजी में ऑब्वियसली आपका जितने भी रेजेस है, डिफरेंट आपके यूवी रेजेस है, या जितने भी रेडिएशन आज
आज हमारा साइंस इतना डेवलप हो गया है, लेकिन वही है ना कि जितना डेवलपमेंट हो रहा है उतना हमारे पास पॉल्यूशन के सोर्सेज आते जा रहे हैं, ठीक है। तो रेडिएशन का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके इकोसिस्टम पे, किस तरह से आपके फ्लोरा और फौना इंटरेक्ट हो रहे हैं, या जैसे उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हम डील कर रहे हैं, या हमारे लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका, ये हम लोग रेडिएशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। और यहाँ पे दिया है कि रेडिएशन जो है आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इस टाइम पे स्पेशली इस टाइम पे, इसीलिए सनस्क्रीन लगा के हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रेजेस ऑन द लाइफ, किस तरह से आपका लाइफ पे इनका इम्पैक्ट रह रहा है, ठीक है। डे टू डे सोर्सेज जो है आपके रेडिएशन, ऐसे ऐसे सोर्सेज हम लोग यूज करते जा रहे हैं जिसमें रेडिएशन आपका इंक्रीज ही कर रहा है, और ये हमारे लाइफ के लिए कितना बेकार है ये हम भी देख रहे हैं, और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है। और आपके इकोलॉजी का ये पार्ट जो है इसमें हम लोग यही पढ़ते हैं, भाई रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ पे, ठीक है, फ्लोरा और फौना पे किस तरह से इसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये आपके रेडिएशन इकोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए इकोसिस्टम, मैंने कहा था इकोलॉजी अलग है, इकोसिस्टम अलग है, ठीक है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस जहां पे हम लोग इंटरेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, आपके प्लांट और एनिमल का उनके एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन है। इकोसिस्टम क्या बोलता है, रिलेशन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन इन द एनवायरमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। और आपका जो इकोसिस्टम टर्म है ये एजी टिंसले ने दिया था 1935 में, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, बहुत बहुत कॉमन एमसीक्यू का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इकोसिस्टम में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक्सप्लेन करता है या डिफाइन करता है बायोटिक और एबायोटिक आपके जो कंपोनेंट है उनके क्या फंक्शन है उनके एनवायरनमेंट में, ये आपका इकोसिस्टम है, ये आपके इकोसिस्टम के पार्ट्स होते हैं, स्पेशली यही पार्ट है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं ना तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ही बोलते हैं, और उनके फंक्शन क्या क्या है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और टर्म इकोसिस्टम कौन दिया था, एजी टिंसले, ठीक है। इकोलॉजी आपका क्या है, स्टडी है, इकोसिस्टम आपके फंक्शन क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जो जानते हैं बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। अब देखिए इकोसिस्टम को थोड़ा और बहुत लोगों ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, बहुत आपके थिंकर्स रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका अलग अलग आपका इकोलॉजी जब हम बात करते हैं ना तो केवल आपके जो डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट आपके डेफिनेशंस हैं, याद करना है आपको, केवल याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, याद करना है, इसीलिए एमसीक्यू बेस्ड है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा लर्निंग ही चीजें हैं तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए जो टिंसले थे उन्होंने कैसे डिफाइन किया, इकोसिस्टम इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम लोग इंटरेक्शन देखते हैं, इंट्रीगेशन देखते हैं, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग आपके जितने भी फैक्टर्स है एनवायरमेंट में। लिविंग की जब हम बात करते हैं तो आपका क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, प्लांट एनिमल्स, और नॉन लिविंग की जब हम बात करते हैं तो सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, ये सारी चीजें आपके नॉन लिविंग चीजों में आती हैं। इनका इंटरेक्शन कैसे है, इंट्रीगेशन किस तरह से है, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन कैसा है, इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो इकोसिस्टम का जो है पार्ट बनता है आपका, ठीक है। इसके बाद आपके ऑडम थे, इन्होंने भी अपना क्या बोला कि रिलेशनशिप ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मतलब आपके जितने भी एनिमल्स है, फौना जितने भी आपके प्लांट है, ठीक है, ऑफ एन एरिया, ठीक है, और किस तरह से अपने एनवायरमेंट को यूटिलाइज कर रहे हैं ये, इसी के हम लोग इंटरेक्शन या स्टडी को बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो दोनों एक ही कॉन्सेप्ट था, अलग अलग बस एक कहने का तरीका अलग था। इकोसिस्टम में भी स्मॉल भी हो सकता है, एक छोटा सा इकोसिस्टम, आप पॉन्ड, छोटा सा एक पॉन्ड ले लीजिए ना, वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। आपका एक छोटा सा एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो आपके कह सकते हैं कि इकोसिस्टम एक छोटा सा कोई पार्ट भी हो सकता है, और पूरे यूनिवर्स को लेंगे ना, पूरे यूनिवर्स की भी जब स्टडी करना शुरू कर देंगे तो एक इकोसिस्टम वो भी है। तो आप छोटा सा इकोसिस्टम पढ़िए, बड़ा सा इकोसिस्टम पढ़िए, इकोसिस्टम कैन बी आपके जो डिफाइन हो सकते हैं, मतलब आपके छोटे लेवल पे भी डिफाइन हो सकते हैं, बड़े लेवल पे भी डिफाइन हो सकते हैं, या फिर मतलब इंटरेक्शन आप छोटे लेवल पे भी देख सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट एनिमल कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट के साथ, ठीक है। अब देखिए मोबिस थे, इन्होंने क्या किया, एक टर्म दिया था बायोसिनेसिस। देखिए 3 टर्म है आपके, मोबिस ने टर्म दिया, इसी इकोसिस्टम को क्या बोला, बायोसिनोसिस बोला। फिर आपके फेबोसिस, इन्होंने क्या टर्म दिया था, माइक्रोसम दिया था, ठीक है। ये क्या है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका ये है एक रशियन, आपके इनका क्या नाम है, एक मिनट, सुकाचेव,
ठीक है। इन्होंने क्या बोला था आपके इकोसिस्टम को जियो बायोसिनोसिस, ठीक है। तो 3 अलग अलग टर्म आपको देखने को मिला, ठीक है। इसी इकोसिस्टम को अलग अलग टर्म से बोला जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है इकोसिस्टम। एक अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो हम ये कह सकते हैं इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल लाइक ड्रॉप ऑफ, ठीक है, वाटर। माइक्रो इकोसिस्टम हो सकता है, छोटा सा इकोसिस्टम हो सकता है, या फिर लार्ज आपके फॉरेस्ट को या सी को हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि भाई एक्वेरियम का भी एक इकोसिस्टम हम देख सकते हैं, एक्वेरियम में भी हम इकोसिस्टम की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा फ्रेश वाटर आपका पॉन्ड है, कुछ दिन के लिए आपका तालाब है या पुल है, उसमें भी हम लोग पढ़ सकते हैं इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। और बड़े से आपके इकोसिस्टम फॉरेस्ट या फिर सी जो बहुत पता नहीं मिलियन ऑफ ईयर से आपका एस्टेब्लिश्ड है, जिसको कोई हिला नहीं सकता है, उसके बारे में भी हम लोग आपके उस इकोसिस्टम को भी स्टडी कर सकते हैं। तो आपके छोटे माइक्रो लेवल पे भी आप इकोसिस्टम को और मैक्रो लेवल पे भी आप इकोसिस्टम को स्टडी कर सकते हैं, उसका इंटरेक्शन देख सकते हैं, किस तरह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आपका साइकिल चल रहा है, किस तरह से आपके जो डायनेमिक प्रोसेस है, आपके नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये सारी चीजें बन रही है, बिगड़ रही है, आ रही है, जा रही है, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग कंपोनेंट में, फिर लिविंग से नॉन लिविंग कंपोनेंट में किस तरह से उनका आना जाना रहा है। और एक डायनेमिक भले ही कितनी भी बार वो कितना भी यूटिलाइज हो रहा है, फिर से वो रीजेनरेट हो जा रहे हैं आपके इसी इन्वायरमेंट में, और उनको रीजेनरेट आपके इसी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की साइकिल ही जो है उनको यूटिलाइज भी कर रही है, फिर रीजेनरेट भी कर रही है। जैसे वाटर की हम लोग बात करते हैं, हम ही यूटिलाइज करते हैं, फिर हमारे थ्रू ही वो रीजेनरेट भी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर आप कह सकते हैं ना कि आपकी जितनी भी चीजें यूज हो रही है, ठीक है, वो क्या होती हैं कि आप जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड हो जा रहा है तो डिकम्पोजर्स उनको तोड़ के सारे न्यूट्रिएंट्स को अलग कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो डायनेमिक साइकिल है ना वो चलता ही रहता है, नॉन लिविंग से लिविंग कंपोनेंट, फिर लिविंग से नॉन लिविंग कंपोनेंट में। ये आपका एक डायनेमिसिटी है जो आपके इकोसिस्टम में फॉलो होती है। इसीलिए आपके जितने भी कंपोनेंट्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो कंजर्व है, प्रिजर्व है, और इस तरह से चलते ही रहते हैं और कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका काइंड ऑफ इकोसिस्टम। तो आपके टेरेस्ट्रियल हो गए, ठीक है, एक्वेटिक हो गए, ये सारे जितने भी आपके इकोसिस्टम है, स्पेशली दो ही हम लोग पढ़ते हैं, एक टेरेस्ट्रियल पढ़ते हैं और आपका एक एक्वेटिक पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल में फिर आपके बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम आता है, जैसे ग्रासलैंड हो गया या फिर आपके डिजर्ट हो गए। ये इसमें यहाँ दिया हुआ है कि आपके जो आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, देखिए दो चीज है, इकोसिस्टम कैन बी टेरेस्ट्रियल हो सकता है और एक्वेटिक हो सकता है। अब एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में आपके डिफरेंट हैबिटेट हो सकते हैं, जैसे आपका ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, मैराइन हो गए, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गए, ये अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम है। और आपको पता है एक चीज बहुत 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 ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, मतलब बचपन से इन द सेंस जब हम साइंस, स्पेशली जब साइंस सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, तब हमको यहाँ से हमको पता होता है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सारी की सारी एनर्जी हमें सन से ही मिलती है। मतलब आप दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। और जो एक आपका जो एनर्जी को देने वाला है, दाता है, वो आपका सन है, वहां से एनर्जी चलती है और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके बाद आपका कोई मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, बट जनरेटर कोई नहीं होता है। एनर्जी कैन नेवर बी जनरेटेड या क्रिएटेड कह सकते हैं, और कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कभी भी ना जनरेट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। तो एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। ये आपका इकोसिस्टम में एक रूल है, और ये रूल आपके जो है ये फॉलो होते हैं, ये स्टेटमेंट है, इसको बदला नहीं जा सकता है, और सच में ये चीजें फॉलो होती हैं। और सारा का सारा जो आपका अल्टीमेट जो एनर्जी आती है, या फिर एकमात्र सोर्स आपका एनर्जी होता है, वो एनर्जी का दाता होता है, वो सन ही होता है, ठीक है। वहां से एनर्जी चलती है, प्लांट यूटिलाइज करता है सन रेजेस को, ठीक है, अपने फूड फॉर्मेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद वही फूड हम लोग खाते हैं। तो हम लोग के पास कोई ऐसी सोर्स, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा पिगमेंट नहीं है जिससे हम लोग अपने फूड सोर्स को बना सके। उसी प्लांट को आपके बहुत सारे जो आपके हर्बीवोर्स है वो खाते हैं, ठीक है। फिर हमारे, अब देखिए उस हर्बीवोर्स को कोई कार्निवोर्स खा रहा है, तो हर्बीवोर्स की जो एनर्जी है कार्निवोर्स में ट्रांसफर हो जा रही है। वो अपनी कुछ एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है अपनी चीजों को, अपने मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन बाकी जो अगर उसको मार के कोई खा गया ना, तो उसकी 10% एनर्जी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती है, एनर्जी चलता सन से ही है। इसके बाद वहां से ट्रैप होके वो एनर्जी यूटिलाइज होना शुरू होती है, ठीक है। और
ट्रांसफर होना शुरू होती है। ये चीज बहुत बेसिक था। यहाँ पे एक लाइन आपका दिया गया है कि भाई एनर्जी जो होता है सन से ऑब्टेन होता है, तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि आपके कंपोनेंट क्या होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में आपके कौन कौन से आते हैं, ठीक है, कौन कौन से आते हैं, जितने भी आपके लाइफलेस कंपोनेंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ए का मतलब ही होता है नहीं, बायो मतलब लाइफ, ठीक है, तो जिसमें लाइफ ना हो ऐसे कंपोनेंट, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो आपके जो जितने भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये क्या होते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। जैसे देखिए अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये आपके क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपके एबायोटिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक जितने भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, देखिए जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है, ह्यूमस हो गया, ये आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आते हैं। ये आपका क्या होता है, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है, ठीक है। आपको पता है ना कि ये भाई शुगर, लिपिड, ये सारी चीजें हमारे सेल के अंदर भी पाई जाती हैं। ये आपका डीएनए, एटीपी, क्लोरोफिल, ये सारी चीजों में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपका बहुत बेसिक चीज है। एक आपका होता है फिजिकल कंपोनेंट, जिसमें आपके लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर की हम लोग बात करते हैं। तो तीन आपके ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपके फिजिकल कंपोनेंट, ये आपके एबायोटिक के पार्ट है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो जितनी भी लाइफ वाले चीजें होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कि आपके प्लांट और एनिमल्स, जिसमें प्लांट को प्रोड्यूसर बोला गया है और एनिमल्स जो होते हैं आपके कंज्यूमर्स बोला गया है, ठीक है। तो आपके जितने भी प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। प्लांट के पास एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, उसके प्रेजेंस में ये अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सनलाइट हो, क्लोरोफिल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो और वाटर हो, इतना ही जरूरी है प्लांट को, और इसके प्रेजेंस में वो अपना फूड बना लेगा, ठीक है, खूब ढेर सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा। ये आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए प्लांट को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और आपके बायोटिक कंपोनेंट में भाई लिविंग लाइफ तो कंज्यूमर्स में भी होता है, चाहे वो हर्बीवोर्स हो, फिर कार्निवोर्स हो, कोई भी हो आपके। फिर कंज्यूमर्स में आपके आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, और या फिर टॉप कंज्यूमर्स आते हैं। जैसे कि किसके ऊपर कौन डिपेंड हो रहा है, ठीक है, ये आपका होता है कंज्यूमर का डिवीजन कह सकते हैं, ठीक है। और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। प्लांट को खाया कोई भी, बकरी आप खा लीजिए, गोट, तो वो आपकी क्या हो गई, प्राइमरी आपकी कंज्यूमर हो गई, ठीक है। इसके बाद उसको कोई आपका लॉयन खा रहा है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, इस तरह से हम लोग कंज्यूमर्स को भी क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका अभी तक का, या फिर जिनको टॉप कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। अब लॉयन को कोई खाएगा, लॉयन जब अगर डेथ हुई उसकी तो वल्चर ही खाएगा, या फिर, ठीक है। तो इस तरह से आपके कंज्यूमर्स को भी 3 पार्ट में या 4 पार्ट में, आप जितने भी उनके लेवल होते हैं ना, उनको डिफाइन कर दिया जाता है कि भाई कंज्यूमर के प्राइमरी कंज्यूमर किसको कौन खा रहा है, फिर उसके बाद उसको कौन खा ले रहा है, मतलब बकरी को कौन खा ले रहा है, फिर बकरी के बाद लॉयन अगर खा लिया बकरी को, तो फिर लॉयन को कौन खा रहा है। ये आपके इस तरह से कंज्यूमर्स की रैंकिंग होती है कि ठीक है, कि जिनको जो खा लिए उसके वो टॉप, उसके टॉप कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। तो अब इस तरह से कंज्यूमर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, बहुत बेसिक चीज है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम के कुछ पार्ट जो आपके रह गए हैं, जैसे उनके टाइप्स कितने होते हैं, उनके इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें पढ़ के बाइंड अप करेंगे इकोसिस्टम का जो टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, ऐसे ही हम लोग ये जो हर एक आपके दूसरे सेकंड डे पे मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन मैं क्लास लूं, और जल्दी से जल्दी आपका जो 4 यूनिट ही है केवल, पहले तो यूनिट्स कंप्लीट करा के तुरंत उसके एमसीक्यू करा दूं, ताकि ये आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ होते रहे और आप अपने एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर हो जाए, पेपर के लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपकी आज की क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच।